ओम शांति। जगदीश भाई जी, जिनका पूरा नाम जगदीश चंद्र हसीजा जी था, वो हमारे यज्ञ के भाइयों में कहा जाए, जब से सेवा शुरू हुई है, वो सबसे बड़े और गहरे पिलर थे। जगदीश भाई जी दिल्ली में जो सबसे पहला केंद्र था, कमला नगर में, वहाँ पर रहते थे और उनका जो ज्ञान में आना शुरू हुआ, वो भी एक विचित्र घटना थी। उनको कहीं से पता लगा और वो उस समय टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल थे दिल्ली में, और वो इंस्टीट्यूट कमला नगर सेंटर से लगभग 6 मील दूर था। वो इतने पक्के जिज्ञासु थे कि सुबह पैदल ही चलकर, और सेंटर खुलने से भी पहले, अमृत वेले से भी थोड़ा पहले पहुंच जाते थे। और बहनें सोचती थी ये कैसा व्यक्ति है, लेकिन उनकी लगन थी, इसलिए वो पहुंच करके वहाँ पर ज्ञान सुना करते थे। और क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, बाबा ने कहा था तुम्हारी 6 फुट की बुद्धि है, तो उन्होंने ज्ञान को बहुत आसानी से पिकअप कर लिया। और फिर जब वो मधुबन गए उस समय, तो पांडव भवन में बाबा ने तो उनको परख ही लिया था। तो एक दिन बाबा ने उनको कोई काम दिया, क्योंकि वो जानते थे बाबा की अच्छी लेखनी लिखता है। उससे पहले तो दादा आनंद किशोर ही हमारा लिटरेचर लिखा करते थे। तो बाबा ने जगदीश जी को शाम की क्लास में कहा, बच्चे इस बात पर ऐसे लिखना। अच्छा, उन दिनों बिजली बहुत जल्दी जल्दी जाती थी। माउंट आबू में एक ही बिजली घर होता था, तो पर चांस सारी रात बिजली गई रही घर की। और सुबह जगदीश जी ने जा कर के वो ऐसे बाबा को दे दिया। तो बाबा ने पूछा, बच्चे ये रात को तो बिजली गई थी, तुमने लिखा कैसे? तो वो बोले कि बाहर जो बिजली का खंभा है, उसके नीचे बैठकर मैंने लिखा। हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, विश्व के इतिहास में, एक इंग्लैंड का, ब्रिटेन का एक प्राइम मिनिस्टर था, वो भी लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ता था। तो बाबा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी समय उसको संजय का नाम दे दिया। अब संजय का नाम होता है आंखें खोलने वाला। जैसे हम जानते हैं गीता के अंदर जो धृतराष्ट्र था, जिसकी आंखें नहीं थी, उसको संजय जो कुछ भी हो रहा था वो बयान करता था, दूर से बैठा हुआ। तो इसी प्रकार से सारे विश्व की ज्ञान की नेत्र खोलने के निमित्त लिटरेचर के द्वारा विशेष तौर पर हमारे जगदीश भाई थे। और एक बात और है कि जगदीश भाई जो शास्त्र हैं, वो भी सारे शास्त्र पढ़े हुए थे। तो एक तो उनको शास्त्रों का ज्ञान था, दूसरे वह टीचिंग प्रोफेशन के थे और उनको साइंस का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। और टीचिंग प्रोफेशन तो हम जानते हैं कि अगर हम देखें यज्ञ का इतिहास, तो हमारे यज्ञ में जो अग्रगणी रहे हैं, वो या तो टीचर रहे हैं या वकील रहे हैं। भारत के भी स्वतंत्रता जो संघर्ष है, उसमें भी ज़्यादातर वकील और टीचर रहे हैं। तो क्योंकि उनकी पिकअप अच्छी होती है, टीचरों को पढ़ाने का तजुर्बा होता है, इस प्रकार से जगदीश जी ने फिर शास्त्रों, विज्ञान, अपनी बुद्धि और ज्ञान को मिला करके
जो हमारे यज्ञ का मुख्य लिटरेचर है वो सारा जगदीश जी ने ही लिखा है। छोटी छोटी पुस्तकों से लेकर बहुत बड़े बड़े पुस्तक उन्होंने बनाए हैं। मैं समझता हूँ जब तक फॉरेनर हमारे यज्ञ में नहीं जुड़े थे, क्योंकि विदेशियों ने भी फिर अपने अपने बड़े पुस्तक बनाए हैं, तो सारा लिटरेचर जगदीश जी ही बनाते थे। और उस समय ज्ञान अमृत हिंदी का मैगज़ीन भी निकलता था, उसके द्वारा भी जगदीश जी बाबा के ज्ञान को शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा मिला करके स्पष्ट किया करते थे। तो वो सारे का सारा इतिहास लिटरेचर इतना अच्छा है, लोग उसको अपनी लाइब्रेरियों में रखते थे। सेंटर की बहनें भाषण करने वाली उसको पढ़ करके भाषण करती थी। और आज भी किसी को भी किसी सब्जेक्ट पर भाषण करना हो, चाहे वो भारत के फेस्टिवल्स पर हो, चाहे वो ज्ञान के सब्जेक्ट्स पर हो, तो चाहे गीता के ऊपर हो, चाहे महाभारत के ऊपर हो, तो जगदीश जी का लिटरेचर इतना कंप्लीट और पर्याप्त है कि कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ करके अपने पॉइंट्स के साथ साथ बाबा की मुरलियों के साथ साथ उस लिटरेचर को भी जोड़ सकता है। और उस समय बहुत वर्षों तक जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस होती थी, चाहे वो विज्ञान की कॉन्फ्रेंस यूरोप में हो, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस कोरिया में हो, किसी भी जगह हो, तो हमारी संस्था को जगदीश जी ही रिप्रेजेंट किया करते थे। और क्योंकि मैं भी एक मैगज़ीन प्योरिटी नाम से चलाता था, तो जब उनकी कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी वो हमें समाचार आता था, तो उसमें हम देखते थे कि जगदीश जी इस प्रकार से विषय को पेश करते थे कि सारी कॉन्फ्रेंस वाले उससे प्रभावित हो जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जगदीश जी ने ये साबित किया था कि जो मन है वो आत्मा का एक फैकल्टी है, ना कि शरीर का, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक और प्रकार से मानते थे। और वो मैंने प्योरिटी मैगज़ीन में भी छापा था। उससे मनुष्यों को जो भारत की स्पिरिचुअलिटी है और जो बाबा ज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ था। लोगों ने उसके बारे में प्रश्न भी पूछे थे। एक बात हमने जगदीश जी के जीवन में देखी कि उनकी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन्ड थी। जैसे मैंने कहा, वो सुबह सुबह शुरू में ज्ञान सुनने पहुंच जाते थे। उनकी दिनचर्या बहुत ही डिसिप्लिन्ड थी। आज भी मधुबन के माउंट आबू के भाई बहन बताते हैं कि वो जब यहाँ भोजन करते थे तो बिल्कुल अकेले बैठकर बिल्कुल शांति में बाबा को याद करके भोजन करते थे। मैंने उनका देखा है, एक तो उनकी पंक्चुअलिटी बहुत थी, सादा जीवन था, और जिसको कहते हैं ना लॉफुल, ज्ञान के अंदर वो लॉफुल इतने थे कि उनको उनका आदर्श देकर बहुत लोग उनको एग्जाम्पल मानकर उनसे सीखते थे। और वो एक्यूरेट भी बहुत थे। किसी भी चीज़ में ज़रा भी 19-20 नहीं होना चाहिए। मुझे पता है अगर वो किसी विदेश में जाते थे और उसमें किसी व्यक्ति का उनको नाम लेना होता था, तो इंग्लिश में आप जानते हैं लिखा हुआ कुछ और होता है, बोलने में कुछ और आता है, तो बाकायदा किसी दूसरे से पूछकर कि उसके नाम कैसे प्रोनाउंस करना है, वो उस प्रकार से एक्यूरेट करते थे। मैं भी विदेशों में जाता हूँ, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देता कि चलो मेरे तरफ से जो इंग्लिश में लिखा हुआ उसको बोल दो, लेकिन उनके अंदर कोई भी इनएक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए। ये भी उनकी विशेष गुण था। बहुत से लोग समझते हैं क्योंकि जगदीश भाई लॉफुल थे, डिसिप्लिन थे, कि शायद वो सीरियस रहते होंगे, लेकिन नहीं। जगदीश जी का एक लाइटर साइड भी था जो उनके बिल्कुल समीप रहते हैं। वो बताते हैं कि जगदीश जी वास्तव में बहुत हल्के स्वभाव के थे। जब वो बात करते थे तो जो जिस तरह का व्यक्ति होता था, अगर वो युवा है, बच्चा है, कोई माता है, तो जैसे हमारे बाबा उसको देखकर उसी अनुसार उससे बोलचाल करते थे, व्यवहार करते थे,
तो जगदीश जी भी उसी तरह किया करते थे। और कई आत्माएं जो उनसे मिलकर मुझे बताती थी, वो बताती थी कि बहुत हल्केपन से और बहुत खुश मिजाजी से उनसे मिला करते थे। उनका जो पब्लिक का और समाज का रूप था वो बहुत ऑफिशियल था, लेकिन वो पर्सनल लाइफ में बहुत ही सादा थे। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि जब जगदीश जी कोई भाषण करते थे तो उससे पहले या तो कोई शेर बोलेंगे उर्दू का और वो गाकर बोलेंगे, और कोई दोहा बोलेंगे वो भी उसी प्रकार से उसी तरह लहजे में बोलेंगे। तो उस वक़्त हम देखते थे कि वो कितने बॉडी कॉन्शियस से परे हैं। यानी कभी कभी हम देखते थे, कभी कभी नृत्य का, रास का प्रोग्राम होता था। नॉर्मली तो वो सीरियस रहते थे, लेकिन अगर वो उसमें शामिल हो जाएं तो उनको ऐसा नशा चढ़ जाता था और अन्य सब की भेंट में बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही नशे में रह करके वो नृत्य किया करते थे। वो भी एक देखने जैसा सीन हुआ करता था। तो कहने का भाव है कि जगदीश जी एक यूनिक पर्सनैलिटी थे और बाबा उनको कहा करते थे, बच्चा तेरी 6 फुट की बुद्धि है, तुम अपने जीवन को संभाल के चलाना। बाबा ने उनको स्कूटर पर बैठना मना किया हुआ था कि बच्चे तुम स्कूटर पर किसी के बैठ कर नहीं जा सके क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वैल्यूएबल है। वो कहते थे हेलमेट पहन के, बाबा कहते थे नहीं, तुमने स्कूटर पर बैठना ही नहीं है। और जगदीश जी ने हमारे यज्ञ के लिए ओवरऑल बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उसमें मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। हुआ ऐसा था कि हमारा जो माउंट आबू का मधुबन का यज्ञ है वो भी एक किराए के मकान में ही चलता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा उन दिनों में कहा करते थे कि बच्चे हमने इस दुनिया में प्रॉपर्टी बना के क्या करना है, ये तो टेम्परेरी, हम यहाँ मेहमान हैं। तो सब चीज़ किराए के मकान में होती थी। हेडक्वार्टर भी किराए के मकान में होता था। लेकिन उस समय ये जो राजस्थान है ये बहुत बड़ा था, इसको लार्जर स्टेट में आता था। उसके बाद उससे कई स्टेट्स अलग कर दिए गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि गुजरात सेपरेट हो गया, माउंट आबू में एक गुजरात का ऑफिस हो गया और एक राजस्थान का हो गया। तो गवर्नमेंट ने, राजस्थान की ने, हमारे ही जो आश्रम था, जो हमारा फुल हेडक्वार्टर चलता था, उसको राजस्थान सर्किट हाउस डिक्लेयर कर दिया और कहा, मुझे याद नहीं, 5 या 7 दिन में इसको आप खाली कर दो। अब हमारा इतना बड़ा आश्रम था और उसको 7 दिन में कहाँ खाली कर दें, कहाँ ले जाएं, तो एक बहुत बड़ी एक प्रकार की समस्या आ गई थी। तो उस समय जगदीश जी थे जिन्होंने हिम्मत की, जयपुर में गए और राजस्थान की असेंबली का सेशन चल रहा था। उन्होंने हिम्मत करके सेशन के अंदर चले गए और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, अन्य मंत्री थे, पूरा एमएलए थे। तो वहाँ वो सब हैरान हो गए। उन्होंने वहाँ जाके चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया कि ये आपका नोटिस आया है, हमारी बहनों की संस्था है, इतने लोग उसमें रहते हैं, इतने वर्ष से रहते हैं, आप हमें समय दीजिए ताकि हम इसको शिफ्ट कर सकें। इस प्रकार से उन्होंने समय लिया। फिर उसके बाद पहले उसका नाम कोटा हाउस होता था, जिसको गवर्नमेंट ने राजस्थान सर्किट हाउस बना दिया था। फिर हमने सब ने फैसला करके कि हेडक्वार्टर कहीं दूसरी बार भी शिफ्ट ना हो जाए, तो जो आजकल का पांडव भवन है वो, यहाँ आप जानते हैं बहुत सारे राजों महाराजाओं के यहाँ निवास है माउंट आबू पर, तो वो बंगला फिर खरीद लिया गया ताकि आगे से परमानेंट हेडक्वार्टर बने। वहाँ अब भी हमारा हेडक्वार्टर चलता है। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय के कारण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओम शांति।